तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज एक्सो किटी सीजन 2 को। सीजन 1 को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, उससे आप जाकर चैनल पे चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले उसे देख ले, उसके बाद सीजन 2 को कंटिन्यू करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है किटी को दिखाते हुए, जो बताने लगती है कि वो अपने स्कूल जिसका नाम किस है, मतलब कोरियन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ सोल, उसे हमेशा के लिए छोड़कर वो अपने घर वापस चली गई थी। उसे लगा सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन 1 महीने के बाद ही वो वापस साउथ कोरिया आ गई। यूरी के वजह से किटी को दूसरा मौका मिला है। वो स्कूल पहुंचती है तो वहां एलेक्स और प्रोफेसर ली मिलते हैं और प्रोफेसर ली अब स्कूल के प्रिंसिपल बन गए हैं। पिछले साल जो कुछ भी बखेड़ा हुआ जिसमें के किटी भी शामिल थी, इसलिए प्रिंसिपल किटी से कह देते हैं कि इस बार उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दोगी। वो कहती है बिल्कुल, मैं इस बार सिर्फ पढ़ाई करूंगी और मुसीबत से दूर रहूंगी। फिर वहां उसका दोस्त क्यू उसे मिलता है। दोनों इतने समय के बाद मिलकर बहुत खुश थे। एलेक्स आकर बताता है कि वो अपने पापा मतलब के प्रोफेसर ली के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है। दोनों बहुत ज्यादा कोरियन ड्रामा देखते हैं और फिर वो अपने पापा मतलब के प्रिंसिपल के साथ चला जाता है। किटी लेटर में जो साइमन का नाम पड़ी थी उसके बारे में वो ली से बात करना चाहती थी, तो क्यू उसे समझाता है कि अभी तो पूरा सेमेस्टर पड़ा हुआ है, तुम कभी भी इस बारे में पता कर सकती हो। वो बोलने लगती है कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती और इस सेमेस्टर वो बिल्कुल अलग रहेगी, एक सिंगल कमरे में, और रिलेशनशिप में भी वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। क्यू से पूछता है क्या तुम यूरी को भुला पाई हो? वो कहती है नहीं, मेरी बहन ने मुझे समझाया कि तुम उसे लेटर लिखो जैसे कि वो अपने बॉयफ्रेंड को लिखा करती थी। क्यू फ्लोरियन के बारे में बताता है कि उसे तो भूलना बहुत आसान था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। उसके वजह से डे की स्कॉलरशिप भी दांव पे लगी थी। तभी वो सामने डे और मीनहो को देखती है और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि घर जाते वक्त मीनहो फ्लाइट में किटी से बोला था कि वो उसे प्यार करता है। वो उसे पूछती है कब से? मीनू कहता है बस हो गया, मैं काफी वक्त से ऐसा फील कर रहा था, बस डे के वजह से मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं। किटी कहती है ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मीनू उसे कह देता है अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, और वो वहां से चला जाता है। और यहाँ किटी को देखकर मीनू वहां से चला जाता है। किटी अपने लिए रूम देखने चली जाती है और डे किटी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मीनू बात को टालते रहता है क्योंकि वो किटी के बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। किटी अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट कोई और नहीं बल्कि यूरी है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी वहां तीसरी लड़की भी आती है जो कि यूरी की गर्लफ्रेंड है, जूलियाना, जिसे देखकर किटी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। यूरी बताती है कि वो छुट्टी में यही रह रही थी क्योंकि उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था और उसकी मॉम जीना अब थाईलैंड में रह रही है, एक वेलनेस सेंटर में। फिर वहां पर उनकी चौथी रूममेट आती है जिसका नाम है स्टेला। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि जूलियाना और यूरी के रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला तो उन दोनों के रूम को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टेला और किटी ऑफिस जाने वाले थे, लेकिन यूरी शाम को बारबेक्यू में उन्हें इनवाइट करती है। मीनहो के लिए स्किन केयर आता है और वो सोचता है कि उसकी माँ ने भिजवाया होगा, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट उठाकर देखता है कहता है कि ये मेरे पापा ने भेजा है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मैं कौन सा ब्रांड यूज करता हूँ। उसके पापा का एक नोट भी आया था जिसे वो डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है मेरे पापा बस मुझे तभी याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। डे को किटी के सॉक्स मिल जाते हैं और वो कहने लगता है कि वो अभी भी किटी को भूल नहीं पाया, और उसकी बातों को सुनकर मीनहो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो कि डे और क्यू भी नोटिस करते हैं। स्टेला किटी से पूछ रही होती है क्या तुम यूरी और जूलियाना को पहले से जानती हो? तो वो कहती है नहीं, हम लोग इतने करीब नहीं हैं। और वो स्टेला से पूछती है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में कैसे आई? तो वो कहती है कि एक चर्च के एक्सचेंज प्रोग्राम से उसे कोरिया में आने का मौका मिला। किटी स्टेला को ऑफिस छोड़कर चली जाती है प्रिंसिपल से मिलने और उनसे कंप्लेंट करती है कि मैंने सिंगल रूम के लिए साइन किया था, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमारे तरफ से तो कोई गलती हुई नहीं, हमारे कॉलेज में फंड्स आना कम हो गए हैं क्योंकि पिछले साल जो चीटिंग स्कैम हुआ उसके वजह से बहुत सारे अमीर लोगों ने अपने बच्चों को इस स्कूल से निकलवा लिया है, इसलिए तुम्हें एक सिंगल रूम देना हमारे बजट में नहीं है। किटी बोलती है आप मुझे किसी और रूममेट के साथ तो रख सकते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। किटी उन्हें थैंक यू कहती है और उनसे पूछती है क्या आप मेरे मॉम और साइमन के बारे में कुछ जानते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ लेकिन साइमन को नहीं पहचानता। शायद साइमन वो हो सकता है जिसके लिए तुम्हारी माँ सोल आई थी। तुम्हारी मॉम के पेरेंट्स तुम्हारे मॉम के कोरिया आने के खिलाफ थे, खासकर तुम्हारी नानी। एलेक्स आता है और बोलता है असेंबली स्टार्ट होने वाला है 10 मिनट में, इसीलिए दोनों वहां से निकल पड़ते हैं।
सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में इंतजार कर रहे थे और स्टेला और किटी देखते हैं कि यूरी और जूलियाना दोनों के लिए सीट खाली रखी थी। लेकिन किटी स्टेला को लेकर प्रवीणा नाम की लड़की के पास जाकर बैठ जाती है। प्रवीणा देख लेती है कि किटी यूरी को अवॉइड कर रही है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे अपने ड्रामा में शामिल करना चाहती हो तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। मिन्हो देखता है कि उसके पापा मिस्टर मून, जो कि एक टैलेंट मैनेजर है, वो यूनिवर्सिटी आए हुए थे। वो उसे गले लगाते हैं, लेकिन मिन्हो अपने पापा को यहाँ देखकर खुश नहीं था। उसके पापा मिस्टर मून बताते हैं कि वो कॉलेज में एक नया आर्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं और वो इस यूनिवर्सिटी को फंड भी कर रहे हैं। ऑडिटोरियम में प्रिंसिपल स्पीच के साथ स्प्रिंग सेमेस्टर की शुरुआत करते हैं और क्यू किटी से कहने लगता है कि तुम्हारे वजह से डे बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है, वो अभी भी तुम्हारे लिए फील करता है। ये सबसे किटी परेशान हो जाती है और उसे बता देती है कि उसके रूममेट्स कोई और नहीं बल्कि यूरी और जूलियाना है। प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हर रात स्टूडेंट्स के कमरों को चेक किया जाएगा। इसके बाद वहां पर मिन्हो के डैड मिस्टर मून आते हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़े टैलेंट मैनेजर में से एक हैं। वो सारे स्टूडेंट को बताते हैं अपने आर्ट्स प्रोग्राम के बारे में और उनमें से वो किसी को अपना अगला सुपरस्टार बनाएगा, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। शाम के समय चारों लड़कियां बारबेक्यू के लिए जा रही थी। स्टेला बहुत एक्साइटेड है, लेकिन किटी कहीं और खोई हुई थी। तभी उसे डे मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिन्हो से बात करो, क्योंकि वो थोड़ा परेशान है, शायद अपने डैड के वजह से या मेरे वजह से। फिर वो मिन्हो से बात करती है और उसे बताती है कि तुम परेशान हो और डे को लगता है कि तुम उसके वजह से परेशान हो। किटी उसे माफी मांगती है, कहती है मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मिन्हो से समझाता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, हमारे बीच जो है ये कोई प्यार नहीं है, मैं तो बस तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है। किटी के एक्सप्रेशन से लगता नहीं था कि वो खुश है, लेकिन वो कहती है कि अब जाके मुझे राहत मिली। मिन्हो उसे कहता है लेकिन उस वक्त तो तुम मुस्कुरा रही थी जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम कुछ फील ही नहीं करती तो तुम उस समय स्माइल क्यों कर रही थी। किटी कहती है कि तुम याद करो, मैं स्माइल नहीं कर रही थी, मैं बस शॉक में थी और तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर सभी लोग जाते हैं डिनर एंजॉय करने, तो यूरी किटी से मिलने के लिए आती है और उसे पूछती है कि तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। किटी यूरी को बता देती है कि हॉलीडे से पहले मुझे पता चला कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। यूरी खुश होती है, पूछती है क्या ये मेरे वजह से हुआ, मतलब कि क्या मैंने तुम्हें इंस्पायर किया। किटी कहती है कहीं ना कहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किटी अभी भी यूरी के लिए फील करती है और ये सब कुछ जूलियाना भी नोटिस कर रही थी। यूरी मौका पाकर उन सभी को थैंक यू कहती है उसके स्कूल लाइफ को स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि वो सभी उसके दोस्त नहीं बल्कि फैमिली जैसे हैं। एलेक्स किटी को इन्फॉर्म करता है कि उसका रूम ट्रांसफर अप्रूव हो गया है, लेकिन किटी उसे बता देती है कि वो अब अपना रूम नहीं बदलना चाहती। इसके बाद किटी अपनी नानी से बात कर रही थी और उनसे पूछती है क्या आप नहीं चाहती थी कि मॉम कोरिया आए, क्या आप सैमन के बारे में जानती हैं। उसकी नानी तुरंत कॉल कट कर देती है। अब जैसे कि किटी की दीदी अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेटर लिखा करती थी, वैसे ही वो यूरी के लिए लेटर लिखती है जो अपने पास ही रख लेती है। स्टेला वहां आती है और पूछती है कि मैंने तुम्हें और मिन्हो को बात करते हुए देखा, तुम दोनों सिर्फ दोस्त ही हो ना। किटी कहती है हाँ हम सिर्फ दोस्त हैं। यहाँ पता चलता है कि स्टेला मिन्हो को डेट करना चाहती है और किटी स्टेला को मिन्हो का नंबर देती है और तभी स्टेला को कोई फोन करता है जो स्टेला को एस्थर के नाम से बुलाता है, मगर गुस्से में स्टेला कहती है मेरा नाम स्टेला है और मैं यहाँ जो हासिल करने के लिए आई हूँ वो मैं लेके रहूंगी। किटी यूरी की माँ जीना से पूछना चाहती है साइमन के बारे में और जानना चाहती है अपनी माँ ईव के बारे में कि उनके साथ हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ था कि पेरेंट्स उसकी मॉम के खिलाफ थे कोरिया आने से पहले। तो उसे लगता था कि उसकी मॉम एक परफेक्ट बेटी है। तभी कमरे के अंदर से यूरी और जूलियाना के हंसने की आवाज आती है, जिससे कि किटी को गुस्सा आने लगता है कि उसे पूरा सेमेस्टर इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखना पड़ेगा। किटी को इस तरह देखकर क्यू सोचता है कि किटी दोनों को एक साथ देखकर खुद को पागल होने से रोक पाएगी या नहीं। फिर वो चला जाता है और किटी यूरी से पूछती है कि तुमने अपनी मॉम को लेटर लिखा और क्या तुमने उनसे साइमन के बारे में पूछा। तो यूरी कहती है कि मैंने लेटर तो लिखा है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, शायद वेलनेस सेंटर में इंटरनेट की प्रॉब्लम है। किटी उसे बता देती है कि स्टेला मिन्हो के साथ डेट पर गई है। यूरी उसे पूछती है कि तुम सबकी जोड़ी बनाती हो, तुम्हारी जोड़ी कब बनेगी, और वो उसे छूती है और कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई जल्दी मिल जाएगा। अब इस तरह यूरी को करीब देखकर किटी को फिर से कुछ कुछ होने लगता है। मिन्हो और स्टेला डेट पर गए हुए थे और उन दोनों ने एक कोरियन हॉरर मूवी साथ में देखा और किटी से बात करते हुए मिन्हो बोलने लगता है कि स्टेला कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है और वो मेरे टाइप की भी नहीं है। वो सभी लोग एक कमरे की साफ सफाई कर रहे थे और वो सभी आर्ट्स प्रोग्राम में अलग अलग कोर्स में हिस्सा लेने वाले थे। डे बोलता है वो एडवांस वॉइस में एनरोल करने वाला है। तो वो सभी लोग पूछते
कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम गाना भी गाते हो। तो डे कहता है कि हम दोनों तो पहले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, इसीलिए किटी को कभी पता नहीं था। सभी डे से बोलते हैं कुछ गाकर सुनाने के लिए और वो गाना गाता है। फिर वहां पर प्रिंसिपल आते हैं और उन्हें डांट लगाते हैं कि तुम सभी को पनिशमेंट मिला है, एंजॉयमेंट मत करो। फिर वहाँ मीनहो के पापा मिस्टर मून आते हैं और वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि मेरे लोग ये सब साफ सफाई संभाल लेंगे, स्टूडेंट लोग जा सकते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप मेरी डिसीजन पर कुछ नहीं बोल सकते। तो मिस्टर मून कहता है कि अगर ये साफ सफाई जल्दी नहीं हुआ तो मेरा डोनेशन भी रुक जाएगा जो आपके स्कूल को जरूरत है, जिससे कि चारों दोस्त खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। क्यू आने वाले रेस की प्रैक्टिस कर रहा था और वो डे से पूछता है क्या वो तेज है कि नहीं। जिन आता है और वो क्यू से कहने लगता है कि क्यू काफी स्लो है। ये तो साफ हो गया था कि क्यू और जिन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ रेस में कम्पीट करने वाले थे। डे अभी भी किटी से मूव ऑन नहीं कर पाया था। क्यू उसे कहता है कि हम एक काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स कोर्स के लिए पहुंच गए थे और उनके टीचर होते हैं मिस्टर मून, और वो सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि अब से कुछ स्टूडेंट्स ही मास्टर क्लास के लिए सिलेक्ट होंगे। इसके बाद एडवांस वॉइस के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जो वहाँ गाना गाते हैं, और स्टेला, मीनहो, किटी और प्रवीणा ये सभी स्टूडेंट्स को जज कर रहे थे। डे अच्छा गाना गाता तो है, लेकिन मीनहो के हिसाब से उसकी वॉइस थोड़ी शार्प थी। स्टेला ने एक लड़की मीही को सिलेक्ट किया था जिसे किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया। तो मिस्टर मून के पूछने पर वो बताती है कि मैं उस लड़की को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मीनहो कहता है कि ऐसा करके तुम उसे झूठी उम्मीद दे रही हो कि वो अच्छा गा सकती है। इस पर मिस्टर मून कहते हैं मेरा बेटा सही कह रहा है, इस बिजनेस में कड़वा सच कहना बहुत जरूरी है। मीनहो के जाने के बाद स्टेला किटी से कहने लगती है कि शायद मीनहो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बोलती है कि मैं ही पागल थी जिसने एक प्ले बॉय को डेट करने का सोचा। किटी कहती है कि मीनहो दिल का अच्छा है, वैसे अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम जाने दे सकती हो। फिर जैसी वो जाने वाली थी उसे प्रवीणा मिलती है जो उसे क्यूअर क्लब में होने वाले डीजे नाइट में इनवाइट करती है। मीनहो को पता चलता है कि वो बुरी गाने वाली लड़की मीही को उसके डैड ने कोर्स में सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए मीनहो अपने पापा से जाकर बात करता है। तो मिस्टर मून बताते हैं कि मैं तो बस अपने शो को थोड़ा सा मसालेदार बनाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़की मीही की बुराई जरूर करोगे। मिस्टर मून अपने बेटे से यही कहते हैं कि आगे चलकर वो अपना ये फैमिली बिजनेस अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं। किटी वहाँ मीनहो को बताती है कि तुमने जिस तरह स्टेला की बात काटी उसे बहुत बुरा लगा। मीनहो कहता है वो बस अपने डैड को इम्प्रेस करना चाहता था। किटी उसे कहती है कि मैंने स्टेला से कहा है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए मुझे झूठा मत ठहराना। किटी आखिर में वेलनेस सेंटर कॉल लगाती है और वो यूरी की मॉम जीना से बात करती है और उनसे पूछती है कि क्या यूरी ने आपको मेल भेजा। तो जीना बोलती है उसे कोई मेल नहीं मिला। वो तुरंत क्यू को आकर बताती है कि साइमन उसकी माँ का कजन था, बॉयफ्रेंड नहीं। कजन मतलब नानी की बहन का बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी माँ अपने फैमिली को ढूंढने के लिए कोरिया आई थी। क्यों कहने लगता है कि कुछ तो था जिस वजह से तुम्हारी नानी तुम्हारी मॉम को यहाँ आने से मना कर रही थी। यूरी किटी से कहती है क्लब चलने के लिए, लेकिन किटी उसे बोलती है कि वो भी वहीं जा रही है प्रवीणा के साथ। जूलियाना कहती है प्रवीणा और मैं तो लास्ट ईयर कोरियन क्लास में थे एक साथ। जूलियाना वहाँ से चली जाती है किसी काम से और किटी यूरी से पूछती है कि तुम्हारी मॉम का अभी तक रिप्लाई नहीं आया क्या। यूरी कहती है हाँ अभी तक तो नहीं आया। किटी खुद को रोक नहीं पाती और बता देती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात की और मुझे पता चला कि तुमने अभी तक उन्हें कोई मेल नहीं भेजा। क्यों किया ऐसा तुमने। यूरी बताती है कि जब से वो अपनी मॉम को बताई है कि वो लेस्बियन है तब से उसकी मॉम थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है। उसकी मॉम सपोर्टिव तो है, लेकिन उसकी मॉम नहीं चाहती कि बाकी रिलेटिव्स को पता चले कि यूरी लेस्बियन है, इसलिए यूरी अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहती। इसके बाद क्लब में हम देखते हैं क्यू डे को लेकर भी आ गया था, लेकिन डे पूछने लगता है कि यहाँ तो सिर्फ गे और लेस्बियंस हैं, यहाँ मैं क्या करूंगा। क्यू बोलता है यहाँ पर स्ट्रेट लड़कियां भी हैं। क्यू डे को ले जाता है कुछ लड़कियों से मिलाने और क्यू को वही स्पोर्ट्स वाला लड़का जिन नजर आता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो। जिन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरे यहाँ आने का कोई और रीजन भी हो सकता है। फिर दोनों डांस करने के लिए जाते हैं और थोड़े करीब भी आने लगते हैं। दूसरी तरफ यूरी, जूलियाना और किटी पार्टी में आते हैं और वो लोग प्रवीणा से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि प्रवीणा के पेरेंट्स CIA में हैं, मतलब कि सीक्रेट एजेंसी में। किटी वहाँ पर डे को देखती है और उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ क्यों के साथ आया था, लेकिन वो तो 1 घंटे से गायब है। फिर प्रवीणा उसे ले जाती है डांस करने के लिए और वो दूसरी लड़की डे से कहती है कि तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो, तो तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। डे उन्हें बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़की से
प्यार हो गया। ये सुनकर वो तीनों लड़कियां डे को बैठाती हैं और बोलती हैं ये तो जबरदस्त कहानी है, हमें डिटेल में जानना है। प्रवीणा डांस करते वक्त देख लेती है कि किटी का ध्यान तो सिर्फ यूरी पर था और उसे समझ आ जाता है कि किटी यूरी को पसंद करती है। किटी क्लियर कर देती है कि वो सिर्फ दोस्त है और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रवीणा कह देती है कि मुझे चलना होगा, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। क्यू जिन के साथ एंजॉय कर रहा था कि तभी किटी वहां आ जाती है, कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, जैसा कि किटी हमेशा करती है, और वो क्यू से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगती है कि यूरी अपनी मॉम से बात नहीं कर रही, लेकिन शायद क्यू को तो अपने एंजॉयमेंट पर ज्यादा फोकस था, इसलिए किटी उसे जाने देती है। वो अकेली पड़ गई थी और उसे जूलियाना मिलती है, कहती है कि यूरी जब से तुमसे मिली है वो किसी चीज को लेकर अपसेट है। किटी बता देती है मुझे पता चल गया है कि यूरी अपनी मॉम को मेल नहीं भेजी थी और वो अपनी मॉम से बात भी नहीं कर रही। जूलियाना यूरी से मिलती है, उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। किटी से मिलने के बाद डे पार्टी से चला जाता है और फिर वो यूरी को देखते ही रहती है जूलियाना के साथ डांस करते हुए और सोचती है कि उसे मूव ऑन करना ही होगा। फिर वो प्रवीणा को मैसेज करती है कि उन्हें कल मिलना चाहिए। मिस्टर मून अपने बेटे पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि मीही आर्ट्स प्रोग्राम छोड़कर चली गई थी और उसे अपने बेटे पर शक होता है कि शायद उसका बेटा शो पर उस लड़की की इंसल्ट नहीं करना चाहता और कहने लगता है कि मुझे लगा तुम मैनेजर बनने के काबिल हो। स्टेला बीच में आती है और वो मिस्टर मून से कहती है कि आप अपने बेटे पर इस तरह चिल्ला नहीं सकते, आपके बेटे ने जो किया सही किया, लेकिन शायद आपको टैलेंट ढूंढना नहीं आता, आप सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानते हैं। मिस्टर मून वहाँ से चले जाते हैं और स्टेला जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी मिन्हो उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। तो वो कहती है कि मुझे किसी की बेइज्जती होते हुए नहीं देखा जाता। मिन्हो कहता है कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा स्टैंड नहीं लिया। स्टेला कहती है कहीं मैंने उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती तो नहीं कर दी। मिन्हो कहता है हो सकता है वो तुमसे इम्प्रेस हो गए होंगे। अब मिन्हो स्टेला की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगली सुबह रेस के लिए क्यू बहुत देर से जागता है और देखता है कि वो अपने कंपटीटर के साथ ही सो गया था, लेकिन जिन ने उसके सारे अलार्म्स को ऑफ कर दिया था, जिससे कि क्यू लेट हो गया। यहाँ सभी लोग रेस के लिए इकट्ठा हो गए थे और यूरी किटी को आकर बता देती है कि उसने अपनी मॉम से बात की और अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, जिससे कि वो बहुत खुश थी और कहती है कि ये जूलियाना का प्लान था, लेकिन असली में ये तो किटी ने कहा था कि यूरी को अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। खैर अब डे और किटी सोच रहे होते हैं कि क्यू इतना लेट क्यों है। किटी बोलती है कि कल रात क्यू जिन के साथ था। डे सोचता है लेकिन जिन तो क्यू का बहुत बड़ा दुश्मन है। तभी रेस स्टार्ट होने वाला होता है और किटी माइक लेकर ट्रैक पर ही सो जाती है, बस टाइम पास करने के लिए, ताकि जल्दी से क्यू टाइम पर वहां आ जाए। आखिर में क्यू रेस के लिए वहां पहुंच जाता है और रेस स्टार्ट होता है और कुछ सेकंड्स में खत्म भी हो जाता है और उस रेस को जिन जीत लेता है, जिससे कि क्यू बिल्कुल भी खुश नहीं था। किटी कहने लगती है कि मुझे अपना रूम बदल लेना चाहिए था, अब मुझे ये पूरा सेमेस्टर यूरी और जूलियाना को मेकआउट करते हुए देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ये बात अचानक से सुन लेते हैं और वो यूरी और जूलियाना को बोल देते हैं कि कॉलेज में ये सब कुछ अलाउड नहीं होने वाला और इसीलिए अब उनमें से किसी एक को अपने रूम को चेंज करना पड़ेगा। दोनों लड़कियों का सच बाहर आने के वजह से जूलियाना किटी से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। पता चलता है कि यूरी अब उनके साथ उनके रूम में नहीं रहती। किटी जूलियाना से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जूलियाना उसे इग्नोर करके चली जाती है क्योंकि किटी कुछ ज्यादा ही बोलती है और सबके मामले में टांग लड़ाती है। डे अपने पापा के साथ स्कूल आता है जो कि ड्राइवर भी है और डे काफी चिंता करता है क्योंकि उसके डैड आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वो लोग एक साथ गाना सुनते हैं और डे गाना गुनगुनाने लगता है, जिस पर उसके पापा कहते हैं तुम तो अच्छा गाना गाते हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। जूलियाना यूरी से मिलती है और उसे कहती है कि अब हमें किसी से छुपाना नहीं पड़ेगा कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात हुई। मीनो स्टेला के साथ स्कूल आ रहा था तो वहाँ उसे मिस्टर मून मिलते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि बाप बेटे को एक साथ स्की करने के लिए जाना चाहिए। मीनो बोलता है कि इस वीकेंड मेरा और स्टेला का कुछ और प्लान है। सियोलाल नाम का एक फेस्टिवल आ रहा था, इसीलिए स्टेला मीनो से पूछती है क्या तुम अपने डैड के साथ ये फेस्टिवल नहीं मनाओगे। तो वो कहता है कि उसके सारे भाई बहन उसकी माँ के साथ फेस्टिवल मनाएंगे। उसका एक और भाई है जुनहो जो कि बहुत बड़ा स्टार है और बच गया है मिनहो, इसलिए उसके पापा उसके साथ छुट्टी मनाने का ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए मिनहो इंटरेस्टेड नहीं है। इधर असेंबली के समय एलेक्स स्टूडेंट को बताता है कि 40 साल पुराना एक टाइम कैप्सूल खुलने वाला है और इसमें हेरिटेज स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा। किटी एक्साइटेड हो जाती है
सोचती है कि शायद इस टाइम कैप्सूल में उसकी मॉम का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा। मिस्टर मून बताते हैं कि वो एक स्टूडेंट टैलेंट शोकेस होस्ट करने वाले हैं सेमेस्टर के एंड में, जहां विनर को मिलेगा एक कैश प्राइज, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं। डे अपने दोस्तों से बात करता है और टैलेंट शोकेस में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। किटी एलेक्स से बात करने के लिए आती है, उसे पूछने लगती है कि मेरी मॉम ने भी टाइम कैप्सूल में कुछ तो रिकॉर्ड किया होगा और मुझे मेरी कोरियन फैमिली के बारे में पता चल जाएगा। एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी मॉम का टाइम कैप्सूल तो नहीं खुलने वाला और टाइम कैप्सूल के इंचार्ज प्रिंसिपल है, इसीलिए एलेक्स कुछ कर भी नहीं सकता। यूरी अपनी मॉम के साथ रह रही थी और इसके लिए वो जूलियाना को थैंक यू कहती है कि उसी के वजह से वो अपनी मॉम से बात कर पा रही है। दोनों के बीच अब सब कुछ सुलझ चुका है। जूलियाना खुद को रोक नहीं पाती और बता देती है कि असली में ये आइडिया किटी का था कि तुम अपनी मॉम से बात करो। किटी क्यू के साथ आर्काइव जा रही थी, तभी रास्ते में प्रवीणा उसे मिलती है। किटी अपने मॉम का टाइम कैप्सूल खोलना चाहती थी, जिस पर प्रवीणा कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक्सेस चाहिए होगा और अगर तुम्हें एक्सेस नहीं मिलता है तो तुम्हें टाइम कैप्सूल चुराना होगा। वो लोग आर्काइव में घुसने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ जिन आता है, जिसके जूते में क्यू ने ग्लू डाल दिया था। जिन इसके वजह से गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये करके तो क्यू ने अपना बदला ले लिया था। शाम के समय किटी यूरी से मिलती है और उसे बताती है कि वो अपनी मॉम का टाइम कैप्सूल चुराने वाली है। ये आइडिया असली में प्रवीणा का था। मिन्हो डे की मदद करने के लिए और उसके परफॉर्मेंस को और शानदार बनाने के लिए वो वहाँ एक लड़की को लेकर आता है जिसका नाम है यूनिस, और यूनिस और डे सिंगिंग के साथ डांसिंग भी करने वाले हैं। डे कहता है मुझे डांस नहीं करना, लेकिन यूनिस उसे डांस करना सिखाती है, लेकिन डे से तो इजी स्टेप्स भी नहीं करना आता। मिन्हो उसे बताता है कि डांस के आखिर में उसे कौन सा स्टेप करना होगा, जिस पर मिस्टर मून भी वहां आते हैं और अपने बेटे की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि इससे तो ऑडियंस पागल हो जाएगी। और वो फिर से मिन्हो को अपने घर आने को बोलते हैं वीकेंड में डिनर करने के लिए। जिन क्यू के स्पोर्ट्स जर्सी को छोटा कर देता है, जिससे कि वो काफी गुस्सा हो जाता है। जिन बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें ये सब करने में मजा आ रहा है, मगर क्यू उसे कह देता है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। टाइम कैप्सूल चुराने के लिए किटी मिन्हो को लेकर पहुंच जाती है और प्रवीणा उन्हें प्लान बताती है। प्रवीणा आर्काइव के सामने बैठी औरत का ध्यान भटकाती है और किटी और मिन्हो टाइम कैप्सूल ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं। मिन्हो किटी और उसके दोस्तों को इनवाइट करता है वीकेंड में उसके घर चलने, जहाँ पर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे और मस्ती करेंगे। तभी वहाँ पर लाइट जल जाती है और दोनों छुप जाते हैं। प्रवीणा प्रिंसिपल को लेकर आती है कुछ काम से और वो लोग एक बॉक्स लेकर वहाँ से निकलते हैं। फिर उन्हें टाइम कैप्सूल मिल जाता है जिसे कि वो लोग ढूंढने के लिए आए थे, और किटी प्रवीणा को भी वेकेशन में मिन्हो के घर जाने को इनवाइट करती है और वो मान जाती है। यूरी और जूलियाना को भी मैसेज आता है कि मिन्हो अपने घर उन दोनों को इनवाइट कर रहा है फेस्टिवल में, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं कि जाने से मजा ही आएगा। अगले दिन किटी यूरी से मिलती है और उसे टाइम कैप्सूल में मिला हुआ एक रिकॉर्डर दिखाती है, जिसमें कि किटी की मॉम ईव का प्रोजेक्ट था और उसे डायरेक्ट किया था जीना, मतलब कि यूरी के मॉम ने। लेकिन ये कैसेट चलाने के लिए उन्हें VHS प्लेयर की जरूरत होगी। यूरी बोलती है प्लेयर ढूंढने में वो उसकी मदद करेगी। वो लोग एक दुकान में जाते हैं, लेकिन वो दुकान बंद होता है और वो लोग एक नए लोकेशन में चले जाते हैं। और इधर जूलियाना यूरी का इंतजार कर रही थी अपने एग्जीबिशन में। एलेक्स आकर उसकी पेंटिंग देखता है और फिर आखिर में वहाँ यूरी पहुंच जाती है। जूलियाना गुस्सा हो जाती है अपनी गर्लफ्रेंड को किटी के साथ देखकर और उस पर चिल्लाती है कि तुम हर वक्त किटी के साथ ही वक्त गुजारती हो। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। किटी प्रवीणा के साथ वक्त गुजारती है और फिर वो यूरी को देखती है जूलियाना के पीछे भागते हुए, लेकिन किटी बोलती है मैं इस बार तुम्हारे साथ ही वक्त गुजारूंगी क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। डे से मिलने के लिए उसकी डांस पार्टनर यूनिस आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें बस डांस में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर वो डे पर लाइन भी मारने लगती है। जिन क्यू से माफी मांगने के लिए आता है, कहता है कि उसे स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप चाहिए और उसके पापा ओलंपिक्स में गए थे, इसलिए परिवार को उससे काफी उम्मीद है। क्यू बोलता है मेरे घर में भी कोई ओलंपियन तो नहीं है, लेकिन सबके सब डॉक्टर्स हैं, एकदम जीनियस, और पिछले सेमेस्टर में मेरा C ग्रेड आया था, तो मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए नहीं कि तुमने मुझे रेस में हराया, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुमने मेरे इमोशंस का फायदा उठाया। फिर किटी वहाँ पर आती है और क्यू से कहने लगती है कि मेरी मैच मेकिंग स्किल्स कह रही है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो है। किटी अपने कमरे में ट्रिप के लिए तैयारी कर रही होती है, तभी यूरी वहाँ पर आती है और दोनों साथ में बैठकर टेप चलाकर देखते हैं और उसमें जीना नजर आती है जो काफी यंग थी, और उसमें किटी की मॉम भी थी जो अपने कजन साइमन को सो जून कहकर बुला रही थी। किटी अपने मॉम का वीडियो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसमें वो अपने होम टाउन बग जियोन के बारे में भी बताती है। वीडियो देखने के बाद किटी अपना मन बना लेती है कि वो ट्रिप से आने के बाद बग जियोन जाकर अपने परिवार को ढूंढेगी। तभी दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट बनता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहाँ मिन्हो आ जाता है गलत टाइम पर और वो यूरी और अपनी क्रश को किस करते हुए देख लेता है।
वो तो हैरान हो जाता है और यूरी वहां से उठकर चली जाती है। मीनहो किटी से पूछता है कि तुम्हें कब से यूरी पसंद आने लगी, तो वो सच बता देती है कि लास्ट सेमेस्टर से ही मैं उसे पसंद करती थी और ये सारी गड़बड़ी तो लास्ट सेमेस्टर से ही शुरू हुई थी। मीनहो कहता है गाड़ी आ गई है तो हमें चलना होगा और तुम वेकेशन में गड़बड़ी मत करना। बाहर में प्रवीणा उसे मिलती है, वो तो बहुत एक्साइटेड थी, कहती है इस वीकेंड में बहुत मजा आने वाला है। फिर वो लोग एक ठंडी जगह पहुंचते हैं और डे यूनिस का सूटकेस उतारने की कोशिश करता है जो कि बहुत ज्यादा भारी था और यहाँ यूनिस उसे बताती है कि मैं भी तो उसी जगह रहती हूँ जहाँ तुम रहते हो, तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं। केबिन में आने के बाद मीनहो सभी को बता देता है कि कल वो लोग स्कीइंग करने के लिए जाएंगे। इसके बाद वो एक फेमस शेफ के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। मीनहो सभी को उनका रूम दिखा रहा होता है, तभी उसके डैड का मैसेज आता है कि वो इस वीकेंड नहीं आ पाएंगे। वो अपने बेटे जूनहो के साथ सोल में है और वो हॉलीडे उसी के साथ मनाने वाले हैं, मतलब कि उसके डैड इस वीकेंड यहाँ नहीं आने वाले। मीनहो काफी सैड हो जाता है और सभी लोग चले जाते हैं सोने के लिए। मीनहो काफी नाराज था क्योंकि वो बहुत उम्मीद लगाकर यहाँ आया था, लेकिन अब उसके डैड ही नहीं आने वाले। स्टेला उसे संभालती और कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कभी कभी लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं होती। सारी लड़कियां एक कमरे में होती है और स्टेला बोलती है कि हमें नेवर हैव एवर खेलना होगा, बहुत मजा आएगा। यूरी नाटक करती है, कहती है वो बहुत थक गई है। किटी क्यू को जाकर बता देती है कि उसने यूरी को किस कर लिया। उसे बहुत मजा तो आया लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तभी इतने में खिड़की से वहां पर जिन पहुंच जाता है, लेकिन किटी बोलती है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मीनहो और डे जिन को पसंद नहीं करते। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये देखकर किटी जाने वाली थी, मगर क्यू उसे बोल देता है कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और थोड़ा ध्यान से, वरना इस वीकेंड किसी न किसी का दिल जरूर टूटेगा। अगली सुबह मीनहो सारी लड़कियों को आकर बता देता है कि कल रात एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिससे कि नेटवर्क पूरी तरह से डाउन हो चुका है और वो लोग स्कीइंग के लिए भी नहीं जा सकते। मीनहो क्यू के कमरे में जाने वाला था उसे इन्फॉर्म करने, लेकिन किटी उसे रोकती है, कहती है वो बहुत लेट सोया था तो उसे सोने दो। वो जल्दी से क्यू के कमरे में जाती है और उन्हें बाहर का नजारा दिखाती है कि वो लोग यहाँ फंस चुके हैं। मतलब हुआ ये कि जिन भी अब यहाँ से जा नहीं सकता। किटी के जाने के बाद क्यू जिन को बताता है कि वो चाहता है कि जिन यहीं पर बैठे रहे क्योंकि जिन डे और मीनहो को बुली किया करता था स्कूल के समय, इसीलिए वो दोनों जिन को पसंद नहीं करते। क्यू बाहर चला जाता है और कुछ लोग बाहर में हॉट टब में गर्म पानी का मजा ले रहे थे। यूनिस डे को मसाज दे रही होती है क्योंकि डे के कंधे में दर्द था, जिससे कि सभी लोग हंसते हैं। अंदर में यूरी जूलियाना अकेले में होती है तो जूलियाना उसे कहने लगती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम हमेशा किटी के साथ ही रहती हो। लास्ट सेमेस्टर में मैं यहाँ नहीं थी और इसी वक्त तुम दोनों इतने नजदीक आ गए तो मुझे लगा कहीं मुझे रिप्लेस तुम ना कर दो। यूरी उसे कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो उसे माफी मांगती है और उसे बताती है कि किटी मेरी दोस्त है और कोई भी तुम्हारी जगह रिप्लेस नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और गले लगते हैं। फिर दोनों बाहर आते हैं बाकियों को ज्वाइन करने, तभी उन्हें स्टेला के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी भागते हुए अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिन भी उनके साथ ही है। सभी लोग समझ जाते हैं कि क्यू और जिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यूरी किटी को बता देती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिस्टेक था। मैं नहीं चाहती कि मेरे और जूलियाना के बीच जो है वो और उलझ जाए। हमें संभल के चलना पड़ेगा वरना सारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन शुक्र है यूनिस ने अपने भारी भरकम बैग में सारा खाना भर कर लाई थी। यूनिस को एक लेटर मिल जाता है और उसे लगता है शायद ये लेटर डे ने उसके लिए लिखा है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्यू किटी को संभालने जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि यूरी ने उसे कहा कि इसको भूल जाने के लिए जैसे कि वो कभी हुआ ही नहीं। यूनिस लेटर को पढ़कर डे को सुनाती और उसे कहती है ये सब तुमने लिखा है मेरे लिए, तुम मेरे लिए ऐसा फील करते हो। तो डे उसे बोलता है इसमें तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा है और मैं राइटर तो नहीं हूँ, मुझे तो मैथ्स पसंद है। लेकिन वो यूनिस की तारीफ करने लगता है, कहता है तुम अमीर हो लेकिन तुम स्मार्ट भी हो और तुम्हारे मसाज की वजह से मैं थोड़ा अच्छा महसूस भी कर रहा हूँ। और वो उसे कहता है कि जब हम लोग वापस स्कूल जाएंगे तो डिनर पे जरूर जाएंगे। यूनिस खुश हो जाती है लेकिन वो सोचने लगती है तो फिर ये लेटर है किसका। मेडिसन वो लेटर लेकर मीनहो को दिखाती है और यूरी उस लेटर को पढ़ती है और वो तुरंत किटी को लेकर वहां से चली जाती है। कहती है लेटर मैंने पढ़ा और उसमें तुमने जो लिखा है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। किटी भागते हुए बाहर आती और सभी वो लेटर पढ़ रहे थे। लेटर पढ़कर जूलियाना बहुत ज्यादा नाराज थी और वो यूरी और किटी से कहती है कि तुम दोनों कल से अजीब बर्ताव कर रही हो, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। दोनों कुछ नहीं बोलती। जूलियाना समझ जाती है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। प्रवीणा भी नाराज हो गई थी क्योंकि वो किटी के साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन
वो अब यहाँ से जाना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था। किटी उसे बता देती है कि वो यूरी को किस कर ली थी। प्रवीणा कहती है कि मुझे इसी का डर था, तुम यूरी को भुला नहीं पाई हो, मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, जब ये रास्ता क्लियर होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ जीन मिन्हो और डे से माफी मांग लेता है कि उसने स्कूल के समय उन दोनों को बहुत बुली किया था, लेकिन वो दोनों जीन को बस एक सॉरी से तो ऐसे जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो जीन की बहुत बेइज्जती करते हैं। कहते हैं कि तुम बचपन में अपने नाक से गंदा निकाल कर खाते थे, ऊपर से तुमने ट्रिप के समय फार्ट करके इल्जाम दूसरों पर डाल दिया था। ना चाहते हुए भी ये सब कुछ जीन मान लेता है क्योंकि वो क्यू से प्यार करने लगा था। आखिर में नेटवर्क वापस आ जाता है और मिन्हो किटी को देखता है हॉट टब में उदास बैठे हुए, क्योंकि उसके वजह से जूलियाना और यूरी का ब्रेकअप हुआ था। मिन्हो भी पानी के अंदर जाता है और वो किटी को संभालता है, लेकिन उन दोनों को एक साथ इस तरह बैठे हुए देखकर स्टेला थोड़ी नाराज हो जाती है। क्यू किटी को बता देता है कि डे और मिन्हो और जीन का पैचअप हो गया है और अब सब कुछ ठीक है। जीन बताने लगता है कि स्टेला उसके कमरे में आई थी कुछ ढूंढने के लिए और उसने अलमारी खोला तो उसमें मैं छुपा हुआ था। किटी सोचने लगती है कि आखिर स्टेला क्या ढूंढ रही थी, इसीलिए वो स्टेला के सामान को चेक करती है और उसमें उसे उसके लेटर का एनवेलप मिल जाता है, मतलब कि उसके लेटर को स्टेला ने चुराया था। स्टेला मिन्हो को पुराना लेटर दिखाती है जो वो अपने डैड को लिखा करता था, जो कि उसे मिस्टर मून के ऑफिस में मिला, और वो समझाती है कि तुम्हारे डैड तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो बस जता नहीं पाते। स्टेला उसे किटी के बारे में पूछती है तो मिन्हो उसे सब कुछ बता देता है कि वो उसे पसंद करता था, लेकिन किटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब कुछ डे सुन लेता है और वो मिन्हो पर बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात उससे इतने समय तक छुपा के रखी। ट्रिप के बाद सभी लोग वापस अपने स्कूल किस वापस आ जाते हैं और अभी भी प्रवीणा किटी से बात नहीं करती। यूरी भी उसे अवॉइड कर रही है और जूलियाना भी कई दिनों से उसे दिखाई नहीं दी है और उसे अब अपने रूममेट स्टेला पर शक होता है कि वो कुछ तो कर रही है। डे बताता है कि मिस्टर मून एडवांस वॉइस और एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट को कंबाइन कर रहे हैं ताकि कंपटीशन की तैयारी हो सके साथ में। मतलब ये हुआ कि उसे मिन्हो को फेस करना पड़ेगा। तभी वहाँ मिन्हो आ जाता है और डे उससे अच्छे से बात भी नहीं करता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। मिन्हो टेंशन में था क्योंकि टेंशन के वजह से उसे पिंपल्स होने लगते हैं और वो क्यू को दिखाता है कि स्टेला को घर पर मिस्टर मून के ऑफिस में एक बॉक्स मिला था जिसमें कि उसकी पुरानी चीजें हैं। क्यू बोलता है मतलब स्टेला अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन किटी को ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो स्टेला ही थी जो उसके लेटर को सबके सामने लेकर आई। क्यू बोलता है ऐसा भी हो सकता है कि उसे अचानक तुम्हारा लेटर मिल गया हो और वैसे भी सबके सामने तुम्हारा लेटर लाने से उसे मिलेगा क्या, मगर किटी को लगता है कि स्टेला का जरूर कुछ प्लान है। डे के पापा जो यूरी के परिवार के लिए ड्राइवर का काम करते हैं उसे स्कूल लेकर जा रहे थे, लेकिन वो गाड़ी चलाते चलाते क्रॉसिंग में ही सो जाते हैं। ये देखकर यूरी उनसे पूछती है क्या आप ठीक हैं, आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो मैं अपने पापा से बात कर सकती हूँ, लेकिन मिस्टर किम बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इस बारे में मेरे बेटे को बताना मत। लेकिन फिर भी वो डे को बता देती है। किटी फिर से यूरी के पीछे पड़ जाती है और यूरी उसे कहती है मेरा पीछा करना बंद करो, लेकिन किटी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, सब कुछ सही रहता अगर हम दोस्त की तरह एक दूसरे से बात करते। यूरी कहती है जो हुआ है इस वक्त हम एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। फिर दोनों जैसे ही कमरे से निकलते हैं तो जूलियाना दोनों को देख लेती है और परफेक्ट टाइमिंग होने के वजह से वो कुछ और ही समझ लेती है कि दोनों कमरे में क्या कर रही होंगी। फिर से यूरी और जूलियाना का झगड़ा होता है और किटी फिर से गिल्टी महसूस करती है कि वो हर बार चीजें बिगाड़ देती है। मिन्हो से बात करने पर किटी उसे बताती है कि कल वो बकजियोन जाने वाली है अपने कोरियन परिवार को ढूंढने के लिए। किटी ने कोरियन में एक स्पीच भी लिखा है, लेकिन उसकी कोरियन सुनकर मिन्हो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अगर इस तरह से कोरियन बोलोगी तो वो भी डर जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें डे से बात करनी होगी क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा। क्लास के दौरान वो डे से बात करती है, उसे समझाती है कि मिन्हो तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन डे बोलता है कि तुम्हारे ब्रेकअप के आधे घंटे बाद ही उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया, वो हमेशा से सेल्फिश था। रात के समय जब जूलियाना अपने कमरे में आती है, किटी फिर से सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है, उसे सच बताती है कि तुमने जो देखा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग बस बात कर रहे थे, लेकिन जूलियाना कहती है कि तुम्हारे बोलने से तुमने जो कुछ भी किया है वो सब बदल नहीं जाएगा। क्यू से टेक्स्ट करने पर वो उसे कह देती है कि जब कल मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो क्या तुम मेरे लिए स्टेला पर नजर रख सकते हो। अगले दिन किटी और मिन्हो बकजियोन जाने के लिए निकलते हैं और स्टेला ने उन दोनों के लिए सैंडविच तैयार किया था।
यूरी अपने भाई एलेक्स के साथ बात कर रही थी और सोच रही होती है कि वो किस तरीके से जूलियाना को मनाएगी, और बात करने पर उसे समझ आता है कि शायद वो थोड़ी सेल्फिश हो गई है, इसीलिए वो किसी को भी इग्नोर कर रही है और वो किटी को भी इग्नोर कर रही है और वो उसकी बात भी नहीं सुनना चाहती कि आखिर किटी उसे बोलना क्या चाहती है। दूसरी तरफ दोनों बग जीवन पहुंच जाते हैं और किटी बिल्कुल तैयार होकर और प्लान बनाकर आई थी कि वो अपने रिलेटिव से किस तरीके से बात करेगी और वो ये दिखाएगी कि वो दोनों स्टूडेंट है और हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। किटी मिन्हो को कह देती है कि मैं डे को मना नहीं पाई तो उसके लिए सॉरी। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है और किटी सोचती है ये जरूर उसकी नानी की बहन होगी। जैसे ही वो लोग घर के पास जाते हैं, एक लड़की जो कि किटी की कजन है जीवॉन, वो दरवाजा खोलती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों बहुत लेट हो गए हो, दोनों में से किसकी जोड़ी बनानी है। ये सब सुनकर किटी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसका कोरियन परिवार भी मैच मेकर है, बिल्कुल उसकी तरह। किटी के अंदर भी वही क्वालिटीज हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और कुछ सवाल पूछने के बाद जीवॉन उन्हें फॉर्म भरने के लिए देती है कि वो जूलियाना से बात करने के लिए आता है और वो किटी की तरफ से उसे समझाता है कि किटी यूरी को पसंद करने लगी थी पिछले सेमेस्टर ही, और तभी उसे एहसास हुआ कि वो बाइसेक्सुअल है और तब तक तो वो तुम्हें जानती भी नहीं थी, फिर भी उसने तुम्हारी यहाँ आने में मदद की। तब जाकर जूलियाना को एहसास होता है शायद वो किटी के साथ बुरा कर रही है, उसके साथ गुस्सा होकर। तभी उन्हें एक कैफे के बाहर में स्टेला नजर आती है और वो दोनों पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि वो यहाँ कंप्यूटर में कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलने के लिए आई थी, लेकिन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे स्टेला यहाँ कोई गलत काम करने आई हो और वो पकड़ी गई है। बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। क्यू जब बोलता है कि किटी को लगता है कि स्टेला ने उसके लेटर को चुराया था, तो जूलियाना भी कहती है हो सकता है, क्योंकि स्टेला मेरी रूममेट है और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, हमेशा मुस्कुराती है। लेकिन बात कुछ और है। इधर बगजियन में वो लड़की जीवॉन बताने लगती है कि वो लोग यहाँ मैच मेकिंग बिजनेस बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे इंग्लिश सीखना है ताकि वो यहाँ गाँव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सके और साथ में अपनी दादी का ख्याल भी रखे। कि तभी उसकी दादी वापस आ जाती है बाहर से, लेकिन वो बूढ़ी औरत दोनों को नहीं पहचानती और अपनी पोती से कहती है कि ये दोनों तो मेरे क्लाइंट नहीं है, ये दोनों है कौन। किटी कोरियन भाषा में उन्हें बता देती है कि उसकी माँ का नाम ईव है और उसकी नानी इस बूढ़ी औरत की बहन थी और साइमन जीवॉन के पापा का नाम है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत उन दोनों को निकल जाने को बोलती है, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देती है। बाहर बारिश हो रही थी और किटी उदास खड़ी थी। कहती है मुझे लगा कि मेरी फैमिली मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे लगा मेरे अंदर मेरी मॉम की सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन शायद मुझ में अभी भी बहुत कमी है। मिन्हो से गले लगाता है और कहता है तुम बिल्कुल किसी भी चीज में कम नहीं हो, तुम अपने परिवार को मिलवा के रहोगी, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। यूरी जूलियाना से माफी मांगने के लिए आती है और उसके सामने बहुत रोती है। तभी इंटरनेट पर मिस्टर मून का वीडियो वायरल हो जाता है, क्योंकि उनका बहुत सारा वीडियो सामने आया है जिनमें वो कम टैलेंटेड लोगों को अपने शो पर बुलाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं शो की टीआरपी के लिए, जिससे कि मिस्टर मून की काफी बेइज्जती हुई। तभी डे को हॉस्पिटल से कॉल आता है और पता चलता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। स्कूल के बाहर उसे मिन्हो और किटी मिलते हैं और उन दोनों के साथ वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 2 हफ्ते के बाद डे के पापा फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन वो अब काम नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे और अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। डे अपने पापा को बताता है कि उसकी छोटी बहन बोरा आंटी के घर पे है और वो भी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पापा मिस्टर किम मना करते हैं और अपने बेटे को समझाते हैं कि उसे फिलहाल पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। फिर वहाँ उसके दोस्त पहुंच जाते हैं फ्लावर्स लेकर और मिस्टर किम अपने बेटे के दोस्तों को बता देते हैं कि अगर डे पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करे तो इसे रोकना, मत करने देना। फिर हॉस्पिटल में फ्लावर्स लेकर यूरी भी पहुंच जाती है और वो किटी से बात करती है। कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। किटी कहती है पता चला आप जब इग्नोर करते हैं तो कैसा लगता है। वो वहां से तुरंत निकल जाती है और किटी को लगता है शायद स्टेला ने ही मिस्टर मून के वीडियोस लीक किए हैं। वो बाहर आकर अपनी बड़ी बहन लारा जीन के बॉयफ्रेंड पीटर से मिलती है। इतने साल के बाद दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं, बहुत बातें करते हैं और पीटर किटी को बहुत सारा लेटर्स देता है। कहता है ये तुम्हारी दीदी को मिले थे, ये साइमन तुम्हारी मॉम को लिखा करता था। इसके बाद वो दोनों जाते हैं एक शॉप में, वहाँ वो डायरी पेन वगैरह खरीदते हैं जो पीटर लारा जीन के लिए खरीद रहा था। तभी उन्हें वहाँ पर मिन्हो भी मिल जाता है और वो भी पीटर से मिलता है और बताता है कि किटी आपके बारे में बहुत बातें करती है। खैर उसके जाने के बाद पीटर बोलता है कि लगता है वो लड़का तुम्हें पसंद करता है। अब वापस अपने कमरे में आकर
किटी लेटर खोलती है और उसे बहुत कुछ पता चलता है। वो तुरंत ये बताने के लिए यूरी को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी मॉम किटी को लेकर कोरिया आने वाली थी जब वो 3 साल की थी और वो यहाँ अपने नानी की बहन और पूरे परिवार से मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ आने से पहले ही किटी की मॉम इस दुनिया को छोड़कर चली गई। किटी को लगता है कि वो अपने परिवार को नहीं मिला पाएगी। क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल से टीचर असिस्टेंट के जॉब के लिए डे बात करता है, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि मिस्टर मून का स्कैंडल के बाद स्कूल के बजट की हालत काफी टाइट है, तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। मिनहो डे को समझाने के लिए आता है कि तुम्हारे डैड ने कहा था ना तुम्हें अभी जॉब नहीं करनी है, तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ मिस्टर मून आते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि जो भी वीडियो लीक हुआ है अब सब कुछ कंट्रोल में है। वो अपने बेटे को बताता है कि वो अपने बेस्ट स्टूडेंट को बुला रहा है आर्ट प्रोग्राम में फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए। मिनहो जाने के लिए मान जाता है। जिन क्यू को बताने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं करता, और आज शायद इस रेस में तुम हिस्सा ले रहे होते। कल फाइनल मैच में मेरे पापा आने वाले हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? क्यू मान जाता है। फिर दोनों वहाँ से भागते हुए हॉस्टल की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी जिन लड़खड़ा के गिर जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। इधर शाम के समय सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स प्रोग्राम के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने मिस्टर मून के घर पहुंचते हैं। मिनहो और स्टेला मिस्टर मून को एक गिफ्ट देते हैं जिसमें कि एक पुराना घड़ी होता है, जिसे देखकर उसके डैड थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं। मिनहो अपने डैड से बात करना चाहता है और मिस्टर मून कहते हैं कि मैंने तुम्हें बस हमेशा इग्नोर किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। मिनहो पूछता है तो फिर आप उस वीकेंड हमारे साथ आए क्यों नहीं थे? तो मिस्टर मून बताते हैं तुम्हारा भाई जुनहो उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे वहाँ सब कुछ संभालने के लिए जाना पड़ा। जुनहो एक बहुत बड़ा कोरियन पॉप स्टार है, इसीलिए वो सभी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। मिनहो भी इस बात को समझता है। यूरी किटी की कजन जीवॉन से मिलने के लिए जाती है और वो तो यूरी को पहले से ही पहचानती है क्योंकि वो उसके वीडियोज इंस्टाग्राम पे देखती है। डिनर हो जाने के बाद मिस्टर मून अपने सबसे बेस्ट स्टूडेंट को टैलेंट शोकेस के बारे में बताते हैं जो कि सोल के सबसे शानदार पैलेस में होने वाला है और इसे पूरी दुनिया में स्ट्रीम करवाया जाएगा और इसे एक रियलिटी शो कंपटीशन की तरह दिखाया जाएगा और उस पर मिनहो का बड़ा भाई जुनहो एक परफॉर्मेंस भी देगा और जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसे मून स्टार एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिलेगा, जिससे सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें स्टेज पर अकेले परफॉर्म करना होगा। वो डे और यूनिस को बोल देते हैं कि तुम दोनों एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। डे को बाद में मैसेज मिलता है कि कंपनी के तरफ से उसके पापा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भरे नहीं जा रहे, जिस बारे में वो मिनहो को बताता है तो वो हेल्प करने का ऑफर करता है, लेकिन डे नहीं मानता। डे उसे कहता है मुझे पता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। मिनहो बोलता है कि अगर तुम इस टैलेंट कंपटीशन को जीत जाओगे तब तुम अपने पापा के बिल्स को भी भर सकते हो। इसके बाद सभी वहाँ थोड़ा एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं और किटी स्टेला को बुलाती है गाना गाने के लिए, लेकिन स्टेला घबरा जाती है। अब ये सब कुछ किटी को बहुत अजीब लग रहा था और वो रात भर अपने लैपटॉप पर कुछ रिसर्च कर रही थी और उसे कुछ पता चलता है। अगले दिन जिन लंगड़ा रहा था और एलेक्स उसे देख लेता है, कहता है कि तुम्हारी जगह अब क्यू इस रेस में दौड़ेगा। सभी लोग फाइनल रेस के लिए पहुंच जाते हैं और किटी को उसकी कजन जीवॉन मैसेज करती है, बताती है कि यूरी उसे मिलने के लिए आई थी। फिर वो सभी लोग क्यू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उसे रेस में भाग लेने का मौका मिला और वो रेस भी जीत जाता है, जिससे कि उसके सारे दोस्त काफी खुश होते हैं। लेकिन जिन शायद खुश नहीं लग रहा था। रेस खत्म होने के बाद किटी मिनहो को एक पुराना वीडियो दिखाती है जिसमें कि स्टेला एक रियलिटी शो में गाना गा रही थी। उसके जज होते हैं मिस्टर मून। स्टेला का असली नाम है एस्थर और मिस्टर मून उसके गाने की तारीफ करते हैं, लेकिन उसे इसीलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि स्टेला अच्छी नहीं दिखती और वो स्टार नहीं बन सकती, जिससे कि वो रोने लगती है। मिनहो को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की स्टेला है। किटी बताती है कि इस पर बहुत सारा मीम्स भी बना है, शायद इसीलिए स्टेला ने अपना नाम बदल लिया। और अब तो मैं भी समझती हूँ कि उसे काफी बुली किया गया था और उसने बहुत कुछ सहा है और वो यहाँ एक मकसद से आई है, वो तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मिनहो चिल्ला देता है कि तुम्हारा मन नहीं भरा क्या मेरा दिल तोड़ के? अब तो मेरा रिलेशनशिप भी तोड़ने में लगी हो। किटी पूछती है तुम्हारा दिल मैंने कब तोड़ा? मिनहो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टेला के साथ रिलेशनशिप में क्यों हूँ? अब सब कुछ ठीक चल ही रहा है तो तुम फिर से आ गई हमारे बीच में। अब इस बारे में किटी पीटर से बात करती है, कहती है पता नहीं मैं अपने काम से काम क्यों नहीं रखती, मैं लोगों के बीच में क्यों आ जाती हूँ। तो पीटर उसे बोलता है याद करो तुमने ही अपनी बहन के सारे लेटर पोस्ट कर दिए थे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैं तुम्हारी बहन से नहीं मिलता। स्टेला साइबर कैफे जाती है और वहाँ वो मिस्टर मून के रिकॉर्डिंग को सुनती है जहाँ वो मिनहो से बात कर रहे थे और उसे बता रहे होते हैं कि जुनहो ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया
और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था उस घड़ी से जो कि मीनहो ने अपने पापा को गिफ्ट किया था, और उसमें एक डिवाइस लगा हुआ था जिससे कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। और इस वजह से स्टेला को अंदर की बात पता चल रही है। एक रात किटी के कमरे में मीनहो अचानक से घुस जाता है और उसके पास आकर बैठकर कहने लगता है कि तुमने सच कहा था, स्टेला बहुत बड़ी इविल मास्टरमाइंड है और मैं बस अनजान बनता रहा खुद को कन्विंस करने के लिए कि मैं तुमसे मूव ऑन कर चुका हूँ। तभी दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट बनता है, दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी स्टेला वहाँ पर आकर किटी का ये खूबसूरत सा सपना तोड़ देती है और वो हड़बड़ा के जाग जाती है और पूछती है किसका सपना देख रही थी। किटी कहती है कैलकुलस का। अगले दिन क्यू को वो ये सब कुछ बता रही होती है और क्यू कहने लगता है कि अगर स्टेला ने तुम्हें जगाया नहीं होता तब तो सपने में ही बहुत कुछ हो जाता। ऐसा ही सपना तुमने यूरी के बारे में भी देखा था। किटी सोचती है काश उसने स्टेला को मीनहो का नंबर नहीं दिया होता। अब सेमेस्टर के एंड में स्कूल में पार्टी होने वाली थी, बिल्कुल प्रॉम की तरह, और किटी बोलती है कि वो पार्टी में अकेले जाने वाली है और क्यू जिन के साथ जाने के लिए सोच रहा था कि तभी वहाँ पर जिन आता है और वो क्यू से कहता है उसके साथ पार्टी में चलने के लिए, जिसके लिए क्यू मान जाता है। किटी देखती है कि स्कूल में हर कोई पार्टी में जाने के लिए अपना अपना पार्टनर ढूंढ लेता है, बस वो अकेले रह गई थी। लेकिन तभी उसके सामने मीनू नजर आता है, लेकिन वो अभी भी स्टेला के साथ है और ये देखकर किटी बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी। तभी उसे उसकी कजन जीवोन का मैसेज आता है जो उसके लिए कैफे में इंतजार कर रही थी। जीवोन किटी को बता देती है कि तुम्हारे परिवार के बारे में मैंने बहुत बुरी बातें सुनी है। तुम्हारी नानी वो मेरी दादी की छोटी बहन थी और उन्होंने मेरी दादी को छोड़कर किसी अमेरिकी लड़के के साथ अमेरिका भाग गई और मेरी दादी यहाँ अकेले रह गई। किटी उसे लेटर्स दिखाती है, कहती है ये तुम्हारे डैड साइमन ने लिखा था। वो हमारे परिवार के बीच के झगड़े को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही मेरी मॉम चल बसी। इन लेटर्स के बारे में जीवन को नहीं पता था और वो बताती है कि वो 10 साल की थी जब उसके मम्मी पापा गुजर गए। उसकी दादी ने उसे पाला पोसा है। जीवन सोचती है काश वो पहले किटी के बारे में जान पाती। तो किटी कहती है अभी भी देरी नहीं हुई है, मुझे बस तुम्हारी दादी से एक बार मिलना है, फिर हम सब एक हो सकते हैं। जीवन कहती है मैं अपनी दादी को सैटरडे को बाजार लेकर आती हूँ। इधर आर्ट्स क्लास में मिस्टर मून अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उसका स्टार बेटा जूनहो टैलेंट शोकेस में परफॉर्म करने वाला है और जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसे भी परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आज उन्हें क्लास में सिखाया जाएगा मीडिया ट्रेनिंग और उन्हें कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनके जवाब स्टूडेंट्स को बिना पॉज के देना होता है। लेकिन डे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में अटक रहा था। मीनहो किटी को अवॉइड कर रहा था, इसीलिए वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टेला का वीडियो दिखाया। वो कहता है वीडियो में स्टेला नहीं थी, अब तुम मान भी लो कि तुम गलत हो। स्टेला मीनहो से बात करती है और वो उसे कहती है कि वो भी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन मीनहो उसे कहता है कि तुम तो गा भी नहीं पाती, तुम तो डर गई थी मेरे डैड के घर पे और पार्टिसिपेट करने का टाइम भी निकल चुका है। लेकिन स्टेला उसे कहती है अपने डैड से बात करो ताकि वो मुझे चांस दे सके। मीनहो इस बारे में मान जाता है। यूरी डे के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी और वो श्योर नहीं है कि आज वो पार्टी में जाने वाली है या नहीं। वो डे को समझाती है कि तुम्हारा कंपटीशन यूनिस के साथ है, भले ही तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें अपने पापा के लिए ये कंपटीशन जीतना होगा। मीनहो रूम में आता है तो देखता है क्यू जिन के लिए खाना बना रहा था और तभी उसे किटी का मैसेज आता है। पता चलता है कि वो अपनी नानी की बहन से मिलने के लिए मार्केट जाने वाली है। वो किटी के लिए प्राउड फील करता है, लेकिन वो उस पर काफी गुस्सा भी है कि वो स्टेला को लेकर क्या सोचती है। क्यू उसे कहता है वो बस तुम्हारी भलाई ही तो सोच रही है, लेकिन मीनहो कहता है कि मैंने कभी अपनी दिल की बात किसी से नहीं बोली और उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे कैसा फील हुआ। इसके बाद किटी बूढ़ी औरत को फॉलो करते हुए बाजार पहुंचती है और उनके लिए सब्जी खरीदने में मोल भाव करने लगती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि लड़की तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी वहाँ मीनहो आता है और वो दुकानदार से बात करता है और बूढ़ी औरत को कम दाम में टमाटर देने को बोलता है। बूढ़ी औरत खुश होती है और वो मीनहो से कहने लगती है कि आखिर तुम इस लड़की की मदद क्यों कर रहे हो, ये तो ठीक से कोरियन भी नहीं बोल पाती। मीनहो कहता है कम से कम ये कोशिश तो कर रही है। इसके बाद किटी उनको साइमन का लेटर दिखाती है और उसमें लिखा हुआ था कि बूढ़ी औरत की बहन कोरिया आने वाली थी वापस परिवार को एक करने के लिए। ये जानकर वो औरत रोने लगती है और कहती है कि मेरी बहन तो बहुत जिंदा दिल इंसान है, कुछ भी करने से पहले सोचती समझती नहीं थी, लेकिन मैं तो बड़ी बहन थी ना, तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। और वो खुद को दोष देती है कि उसके वजह से उसकी बहन अमेरिका चली गई उस लड़के के साथ जिसे वो पसंद करती थी। अगर वो अपने मम्मी पापा को अपनी बहन और उस लड़के के बारे में नहीं बताई होती तो शायद आज उसकी बहन
यही बुकजॉन में उनके साथ रह रही होती। जीवॉन किटी से कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन फिलहाल अपनी नानी से बोलना कि मेरी दादी से आकर मिलने। किटी बहुत खुश हो जाती है। किटी स्टेला को फॉलो करते हुए साइबर कैफे पहुंचती है और वो पता करती है कि स्टेला उस दिन भी कैफे गई थी जब मिस्टर मून का वीडियो लीक हुआ था। वो अंदर जाकर स्टेला से मिलती है, लेकिन स्टेला वहां पर दिखाती है कि वो अपने चर्च ग्रुप से बात करने के लिए आई थी। किटी वहां से चली जाती है ये सोचकर कि वो स्टेला को लेकर गलत थी, लेकिन किटी के जाते ही स्टेला फिर से मिस्टर मून और मीनहो का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। मीनहो अपने पापा को यकीन दिलाता है कि स्टेला परफॉर्म कर लेगी और मिस्टर मून मान जाते हैं। अब शाम के समय सभी लोग स्कूल पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहां किटी मीनहो का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ यूरी जूलियाना से मिलती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोनों खुश तो लग रहे हैं, लेकिन शायद अब उन दोनों में पहले जैसा कुछ नहीं है। डे और यूनिस एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और जब मेडिसन दोनों से पूछती है कि तुम्हें अगर मीडिया पूछेगी कि तुम दोनों सिंगल हो या नहीं तो क्या बोलोगे, तो डे कहता है वो तो सिंगल ही बोलेगा, जिस पर यूनिस नाराज हो जाती है। कहती है कि हम भले ही एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लेकिन मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती। डे कहता है तुमने तो झूठ बोला था कि तुम अमीर हो, लेकिन तुम अमीर नहीं हो। लेकिन मैं इस बात को आगे तो नहीं बढ़ा रहा, तुमने झूठ बोला था। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। यूनिस नाराज होकर चली जाती है। कहती है मैं तुम्हें अब हरा के रहूंगी। अब आखिर में पार्टी में मीनहो पहुंच जाता है, लेकिन स्टेला अभी तक नहीं आई थी। तो क्यू उसे कहता है कि फिलहाल कोई है जिसके साथ तुम अभी भी डांस कर सकते हो। सेमेस्टर एंड होने वाला है और वो शायद हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। इसलिए मीनहो किटी के साथ डांस करता है और किटी उसे आज के लिए थैंक यू कहती है कि मीनहो के वजह से वो दादी से बात कर पाई, और ये भी कबूल करती है कि वो स्टेला को लेकर गलत थी। तभी स्टेला वहाँ पहुंच जाती है और वो मीनहो के साथ डांस करने लगती है और आज वो काफी अच्छी दिख रही थी, तो मीनहो उसकी तारीफ करता है। कहता है वो अच्छी लग रही है। स्टेला कहती है कंपटीशन सामने आ रहा है तो सोचा नया लुक ट्राई करती हूँ। तभी उसे वीडियो का याद आता है जिसमें कि स्टेला चिल्ला रही थी कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा जरूरी मन खूबसूरत होना होता है। जब ये बात मीनहो दोहराता है तो स्टेला समझ जाती है कि मीनहो को सब कुछ पता चल चुका है और स्टेला अपने असली रूप में आ जाती है और मीनहो को भी समझ आ जाता है कि किटी पहले से जो बोल रही थी वो सब कुछ सही था। वो मीनहो का इस्तेमाल कर रही थी मिस्टर मून से बदला लेने के लिए। वो कहती है कि तुम्हारे डैड ही घटिया इंसान है तो मैं क्या करूं। तो वो मीनहो को धमकाती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और तुम्हारे डैड के मदद से मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनूंगी, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारे भाई ने एक बैकअप डांसर को प्रेग्नेंट कर दिया। मैंने सब कुछ प्लान कर दिया है। किटी के लैपटॉप में मिस्टर मून के वीडियोज हैं ताकि वीडियो लीक होने का इल्जाम किटी पर लगे। मेरे हिसाब से चलो तो तुम भी सेफ रहोगे। मीनहो किटी की तरफ देखने लगता है और किटी वहां से चली जाती है क्योंकि उसे अब मीनहो से प्यार हो गया था और वो अब जेलस फील कर रही थी। अब कुछ ही दिन में किटी का स्कॉलरशिप खत्म होने वाला है और वो घर वापस जाने वाली है और वो सोच रही होती है कि कैसे यह पूरा सेमेस्टर निकल गया। वो अपनी बहन के साथ वक्त बिता रही थी, तभी किटी को उसकी दीदी मार्गोट कॉल करती है और बताती है कि उसकी नानी आने वाली है कोरिया, जिससे कि वो दोनों बहनें काफी खुश हो जाती है कि आखिरकार उनकी फैमिली एक होने वाली है। फिर वो सामने मीनहो को देखती है और जीवॉन कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था तुम दोनों के बीच बहुत कुछ है, मगर किटी इस बात को टालते हुए कहती है कि फिलहाल बहुत लेट हो गया है। शाम के समय क्यू बताने लगता है कि रेस जीतने के वजह से उसे काफी कॉलेजेस से स्कॉलरशिप्स की ऑफर आ रही है, जिससे कि उसके दोस्त लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन क्यू को फिक्र है कि जिन को ये जानकर काफी बुरा लगेगा, लेकिन किटी बोलती है उसे तो खुशी होगी क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तभी वहाँ स्टेला और मीनहो आते हैं और किटी अपने दोस्तों को बताती है कि फाइनली उसकी फैमिली का रियूनियन होने वाला है। उसकी नानी और उसकी नानी की बहन दोनों मिलने वाले हैं, लेकिन वो लोग साफ देख रहे थे कि स्टेला जैसे मीनहो को कंट्रोल कर रही थी। वो दोनों चले जाते हैं मिस्टर मून के साथ मीटिंग करने। ये सबको अजीब लग रहा था। यूरी अपने भाई एलेक्स के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी, लेकिन तभी वो देखती है कि जूलियाना उसके इंस्टा स्टोरी को लाइक की है, जैसे कि वो काफी खुश हो जाती है और उम्मीद करती है कि अभी भी दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। वो कपड़े खरीदने आई थी, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया था। यूरी को लगता है शायद उसकी मॉम को अटेंशन चाहिए, इसीलिए उसकी मॉम ने कार्ड ब्लॉक कर दिया होगा। इधर टैलेंट शोकेस की तैयारी चल रही थी और डे से किटी को पता चलता है कि कंपटीशन में स्टेला भी हिस्सा लेने वाली है, जिससे कि वो लोग परेशान होने लगते हैं। किटी सोचती है पता नहीं अब स्टेला क्या प्लान करना चाहती है। वो डे को बता देती है कि स्टेला मीनहो का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो मिस्टर मून से बदला ले सके। वो मीनहो से जाकर पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या सच में तुम स्टेला के जाल में फंस गए हो। तो वो कहता है कि तुम उसके बारे में बिल्कुल सही थी, वो एकदम पागल है। उसने धमकी दी है कि अगर वो कॉन्टेस्ट नहीं जीतती है तो वो पूरी दुनिया को बता देगी कि जूनहो ने एक बैकअप डांसर को प्रेग्नेंट कर दिया, और ये बात मीनहो अपने डैड को बता भी नहीं पा रहा।
किटी कहती है कि तुम उसे जीतने नहीं दे सकते। सोचो अगर वो बड़ी स्टार बन गई तो वो तुम्हारे परिवार का क्या हाल करेगी। हमें उसे उसकी औकात दिखानी होगी। इसके बाद कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मीनू अपने डैड को बता देता है कि वीडियो लीक करने वाली स्टेला थी और उसे सारी सच्चाई पता है। अगर वो ये कॉन्टेस्ट नहीं जीतती है तो दुनिया के सामने वो बता देगी कि जुनहो ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। तभी वहाँ मीनहो का भाई जुनहो आता है और कहता है कि वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर मून मना करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। जुनहो अपने बच्चे के लिए अपना करियर भी छोड़ने को तैयार था। मीनू अपने पापा से कहता है कि आपको अच्छा डैड बनना है तो यही मौका है। किटी के पास एक आइडिया है और वो लोग स्टेला के जाल से निकल सकते हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और बैक स्टेज में स्टेला सभी को पानी बांट रही थी। यूनिस पहले परफॉर्म करने के लिए जाती है, लेकिन बीच में ही उसका हील टूट जाता है, लेकिन वो घबराती नहीं और अपना परफॉर्मेंस जारी रखती है। मीनू समझ जाता है कि ये सबके पीछे स्टेला ही थी। इसके बाद उन सभी को डे की चिंता होती है और किटी अपने टीम को बताती है कि डे का म्यूजिक और विजुअल पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसके पीछे स्टेला है। अमीनो साउंड सिस्टम को ठीक करेगा और बाकी लोग डे के लिए बैकअप डांसर बनेंगे। किटी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप डे के लिए गिटार बजा सकते हैं। प्रिंसिपल पहले मना करते हैं, कहते हैं सारे बोर्ड मेंबर्स यही हैं, वो लोग क्या सोचेंगे। एलेक्स अपने डैड को समझाता है कि म्यूजिक हमेशा से आपका सपना था और यही तो मौका है, सबके सामने परफॉर्म करिए। जेन जिसका पैर टूट चुका था वो क्यू से कह देता है कि शायद मुझे स्पोर्ट्स छोड़ देना चाहिए और मुझे कोई और पैशन ढूंढना होगा। क्यू उसे बता देता है कि उसे एक समर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है। जेन काफी खुश होता है। अब इसके बाद डे की परफॉर्मेंस की बारी आती है और प्रिंसिपल गिटार प्ले करते हैं और बाकी के दोस्त बैकअप डांसर बनते हैं। डे गाना गाता है और मीनू साउंड सिस्टम ठीक कर चुका था तो परफॉर्मेंस अच्छे से चल रहा था। स्टेला ये सब देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बैकअप डांसर को पानी पिलाकर उनकी तबीयत पहले ही खराब कर चुकी थी, लेकिन किटी और उसके दोस्तों ने उसका प्लान फेल कर दिया। डे के शानदार परफॉर्मेंस के बाद स्टेला के परफॉर्मेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। मिस्टर मून को वो धमकाती है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगी तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। लेकिन तभी स्टेज में जुनहो सबके सामने बैकअप डांसर को बुलाता है और दुनिया के सामने बता देता है कि वो इस लड़की से प्यार करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। जुनहो शादी के लिए उस लड़की को प्रपोज करता है, जिससे कि स्टेला का प्लान चौपट हो गया था। मिस्टर मून स्टेला को वापस अमेरिका भेजना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो उसे माफी मांगते हैं। कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, अब मैं बदल चुका हूँ। जाने से पहले स्टेला मीनू से कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि शुरू से ही मीनू किसी और को पसंद करता था। अब स्टेला को अमेरिका भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ मीनू और उसके परिवार का भी रियूनियन हो जाता है और अब विनर अनाउंस करने की बारी आती है तो यूनिस को विनर घोषित किया जाता है। डे उसे गले लगाता है, कहता है तुम ये डिजर्व करती थी। वो बैक स्टेज जाता है और किटी उसे गले लगाती है और कहती है तुमने कोशिश तो की। दूसरी तरफ जुलियाना और प्रवीणा अब रिलेशनशिप में थे और जुलियाना इस बारे में यूरी को बता देती है, कहती है हम अभी भी दोस्त हैं। फिर वहाँ डे के पापा मिस्टर किम आते हैं और उन्हें अपने बेटे पर बहुत प्राउड होता है। डे बोलता है कि मुझे ये कॉन्सर्ट जीतना था क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। मिस्टर किम डे को बताते हैं कि मिस्टर हान मतलब यूरी के पापा के खिलाफ एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल हुआ है, इसलिए हमें अब पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूरी उदास बैठी हुई थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन तभी एलेक्स उसे बताता है कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होना ये जानबूझकर नहीं किया गया था, तुम्हारे डैड के सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं क्योंकि उनके ऊपर क्लास एक्शन लॉसूट फाइल हुआ है। किटी मीनू के साथ होती है, उसे पता चलता है कि मार्गॉट और उसकी नानी आने वाली है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गया। मीनू उसकी मदद करना चाहता है, कहता है कि मेरे पापा के पास तो प्राइवेट जेट है। किटी खुश होकर उसे गले लगा लेती है। दोनों थोड़े नजदीक आते हैं, लेकिन मीनू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन प्राइवेट जेट के मदद से मार्गॉट और किटी की नानी बग जियोन पहुंच जाते हैं और दोनों बहनें एक दूसरे को 50 साल के बाद देख रही हैं और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर में ईव के लिए एक रिचुअल रखवाया गया था। किटी की नानी अपनी बहन को परिवार की फोटो देती है जो वो अपने घर पर लगा देती है। मार्गॉट खुश है क्योंकि ये सब कुछ किटी के वजह से ही हो पाया है और कहती है कि मम्मी की क्वालिटीज तो तुम में है, तुम लोगों को साथ लाती हो, मॉम को तुम पर बहुत प्राउड होता। किटी इस जगह से इतनी जुड़ गई है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। अब कहानी जाती है 2 हफ्तों के बाद और प्रिंसिपल की तरफ से किटी को गुड न्यूज मिलता है कि कॉन्सर्ट के वजह से स्कूल को बहुत सारे फंड्स मिले हैं, इसलिए किटी के स्कॉलरशिप को एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब कि वो अगले सेमेस्टर भी इस स्कूल में पढ़ सकती है। किटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्यू से बात करते वक्त मीनू के बारे में वो सोच रही थी, सोचती है क्या अभी भी वो उसके बारे में वैसा फील करता होगा, शायद स्टेला के जाने के बाद वो बदल गया होगा। वो जाती है मीनू से मिलने
और वो बोलने लगता है कि वो आज रात ही यहाँ से जा रहा है अपने भाई के समर टूर में। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, तो किटी उसे बता देती है कि वो अगले सेमेस्टर भी यहीं रहने वाली है। मिन्हो काफी खुश होता है। अलग होने से पहले दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिन्हो वहां से चला जाता है, लेकिन किटी उसे रोकती है और पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ टूर में जा सकती हूँ। मिन्हो मान जाता है और इसी के साथ एक्सो किटी सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।